खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वही प्यार उन्हें ले डूबता है। ये सोचते हैं कि ये पैदा हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है और बस इतनी सी बात पे वो इतना आग बबूला हो जाएंगे, आपको ब्लेम करने लगेंगे, आपसे बुरा बर्ताव करेंगे, निकलो गाड़ी से, अब भी बाहर निकलो, निकलो चलो। नार्सिसिस्टिक लोगों से हमें कैसे डील करना चाहिए? तो फिर कहीं पे सल्यूशन हमारे सामने है, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो नहीं आया है तो वो ध्यान से सुनिए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सिर्फ खुद से ही प्यार करता है? आज मैं उसके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा बताऊंगी। आपको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की पूरी साइकोलॉजी समझा दूंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और रिलेशनशिप कोचिंग में मेरी महारत है। नार्सिसिस्टिक अर्थ यानी कि वो लोग जो खुद से ही प्यार करते हैं। ये शुरू होती है एक ग्रीक कहानी से, जहाँ पे वो पॉन्ड में या सरोवर में अपने आप को देखता था रहा, अपनी परछाई देखते देखते उसी सरोवर में डूब गया और फिर उसका नाम प्रचलित हो गया सेल्फ लव को लेकर, नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक लोग भी ठीक इसी तरीके के होते हैं, खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वही प्यार उन्हें ले डूबता है। उनके कुछ लक्षण अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए। क्या ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस है, यानी कि अपने आप को ओवर द टॉप कुछ मानते हैं, मतलब आम लोगों में गिनती ही नहीं करते। आम लोग एक तरफ और ये खुद एक तरफ, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखते हैं, अपनी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और हमेशा सामने वाले को अपने से नीचा दिखाएंगे ही। ये लोगों के मन में कोई एम्पैथी, संभावना, सद्भावना होती ही नहीं है। दूसरों के इमोशंस इनको फील ही नहीं होते। इनको अगर आप फ़ोन करके कहोगे कि बॉस आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और 102 बुखार भी था मुझे, प्लीज़ मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये कहेंगे हाँ, हाँ ज़रूर, छुट्टी ले लो, 12 बजे तक प्रेज़ेंटेशन ज़रूर भेज देना। इन लोगों को दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अगर इनका काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। तो आप तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पहचानते होंगे। अगर आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको याद करनी चाहिए रावण की पर्सनालिटी। हमारी लोक कथाओं में, हमारे देश की सारी कहानियों में सबसे प्रचलित अगर कोई नार्सिसिस्टिक है तो वो रावण ही है, जो अपने आप को दशानन मानता था, 10 सरों वाला बुद्धिमान व्यक्ति। उसके जैसा कोई ब्राह्मण नहीं, उसके जैसा कोई राजा नहीं, उसके जैसा कोई योद्धा नहीं, अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगा था। उसको हमेशा तारीफ चाहिए। वो बड़े से बड़े देवता को अपने पैर के नीचे दबा के रखना पसंद करता था। उसने शनिदेव को भी कैद कर लिया था। हर किसी को कंट्रोल करने की उसकी इच्छा थी। अपने फायदे के लिए रावण कुछ भी करने के लिए तैयार था। अपने फायदे के लिए वो महादेव की आराधना करने को भी तैयार है और ब्रह्मदेव के सामने यज्ञ करने को भी तैयार है और अपने फायदे के लिए अपने भाई से लड़के उसका राज्य लेने को भी तैयार है। हमें याद करना चाहिए कि रावण ने कभी छोटे सपने नहीं देखे, बड़े सपने। अपना ही राज्य काफी नहीं है, सारे लोगों के ऊपर उसे अपना वर्चस्व जमाना था। उसे लगता था कि वो हर चीज को पाने का अधिकार रखता है। अगर उसे लगता है कि भगवान शिव उसके यहाँ जाके रहने चाहिए तो फिर वो उसी चीज के पीछे लग जाता था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना ही पड़ेगा। अगर उसे लगता है कि उसके भाई का राज्य ले लेना चाहिए तो वो कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देता है कि उसे अपने भाई का राज्य आसानी से मिल जाता है। अगर उसे लगता है कि उसके भाई के बेटे की पत्नी उसे मिल जानी चाहिए तो उसे लगता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। वो बस ऐसे ही अपने परिवार की एक महिला को भी अपनी तरफ ले सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई स्त्री बहुत सुंदर है तो भले उस स्त्री का कोई पति ही क्यों ना हो, वो स्त्री उसकी होनी चाहिए, तो वो इतना बुरा काम करने के लिए भी तैयार है तो कि किसी की ब्याहता पत्नी को भी उठा ले। इतना ज़्यादा मद या एरोगेंस था रावण के दिमाग में।
और हुआ क्या? यही एरोगेंस उसे ले डूबा। ठीक इसी तरीके से नार्सिसिस्टिक लोगों में जो एरोगेंस है कि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ही प्यार में रहते हैं, उस एरोगेंस की वजह से वो खुद को ले डूबते हैं। उनको दी गई अच्छी सलाह को वो कभी नहीं मानेंगे। जैसे हर कोई अगर आपसे आके कह रहा है कि ये लड़ाई मत करो, इसमें तुम्हारे परिवार का नाश हो जाएगा, तो क्या होगा? मैं रावण हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। ये इन्वेस्टमेंट मत करो, तुम सड़क पे आ जाओगे, तो क्या हुआ? मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे मत सिखाने आओ, मुझे सब पता है कहाँ क्या करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, इनकी तारीफ़ करते रहो। अगर कज़न की शादी में भी जाएँगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि सारा अटेंशन इनके ऊपर आ जाए, कुछ अजीब करेंगे, सबके बीच में गुस्सा हो जाएँगे, ड्रामा करने लगेंगे, ताकि सारी इम्पोर्टेंस हमेशा इनको मिलनी चाहिए। एक टीम को अगर लीड करते हैं तो टीम में दूसरों से खूब मेहनत कराएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन देते वक्त कहेंगे कि किस तरीके से टीम निकम्मी है और इनको कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस काम को पूरा करने के लिए, और सारा इम्पोर्टेंस खुद खा जाएंगे। ये वैलिडेशंस के अति तीव्र भूखे होते हैं। अगली चीज़ आप देखेंगे, इन लोगों की फैंटेसीज छोटी मोटी नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, देश को लीड करना है, $1 बिलियन कंपनी खोलनी है, बहुत ज़्यादा बड़े सपने, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें। ये इस तरीके से बताते हैं जैसे कि इनसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान आज तक तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, इनके जैसा ख़ास एम्बिशियस इंसान आपको ज़िंदगी में दूसरा कोई और मिलेगा ही नहीं। आपकी ज़िंदगी बदल देंगे ये, इतना ज़्यादा पावर रखते हैं ये। और इन बड़ी-बड़ी बातों में वो कभी-कभी अपने काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते। बस आइडियल सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, परफेक्ट कैपिटल मिलेगा, परफेक्ट सपोर्ट मिलेगा, परफेक्ट टीम मिलेगी, तब जाके मैं अपना ब्रिलियंस दिखाऊँगा और तब जाके मैं काम करूँगा। तब तक मैं सबको सिर्फ ये कहूँगा कि मैं कितना बड़ा महान इंसान हूँ। इन लोगों को एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है। ये सोचते हैं कि ये पैदा हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से हर किसी को इनकी सेवा हाथ जोड़-जोड़ के करनी चाहिए। सारी चीज़ें इनको आसानी से मिलनी चाहिए। इन्हें किसी चीज़ के लिए काम करने की कोई ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। काम तो आम लोग करते हैं। हम लोग पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए, हमारा हक है। सबसे बुरी चीज़, इनका एरोगेंस एक अलग ही लेवल पर है। जब देखो लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जब खुद को काम पड़ेगा तब अचानक से अपना बर्ताव बदल के मीठे भी बन जाएँगे, दयालु भी बनेंगे, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे, दिखाएँगे कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जैसे ही काम बन जाएगा, अगर उन्हें लगता है उनका फ़ायदा गुस्सा होने में है, तो फिर सामने वाले को नीचा दिखाएँगे, उसका दिल तोड़ देंगे, उसे इंसल्ट करेंगे। टीम को एकत्र रख के अपने कंट्रोल में रखने के लिए टीम में एक्चुअली कभी बॉन्डिंग नहीं होने देंगे। एक टीम मेंबर को दूसरे टीम मेंबर से लड़ाते रहेंगे। आई होप आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नार्सिसिस्ट नहीं है, लेकिन मेरे आशा करने से दुनिया चलती नहीं है, और रियलिटी ये है कि दुनिया में हर 100 में से 2 लोग नार्सिसिस्ट ज़रूर होते हैं। अधिकांश समय नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग आदमी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें नार्सिसिस्टिक नहीं होती, लेकिन परसेंटेज वाइज औरतें नार्सिसिस्टिक थोड़ी कम होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैं अपने आगे वाली बात को आपके सामने रखना चाहूँगी। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप पाएँगे कि आप कभी कितना भी मेहनत कर लो, आपके मेहनत को रिकॉग्निशन नहीं मिलती। वो सामने वाले के सामने हमेशा कम ही रहती है, वो उसमें बुराई ही निकालता रहता है। आप देखते हैं कि
हमेशा आपको उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ करनी पड़ती है। अगर ज़रा-सा भी आपने उसकी बुराई कर दी, उसे कह दिया कि अरे! आप लेट आ गए, थोड़ा जल्दी आ सकते थे, हम थोड़े जल्दी निकलते तो हम पहुँच जाते, ट्रैफ़िक में नहीं फँसते। बस इतनी सी बात पे वो इतना आग बबूला हो जाएँगे, आपको ब्लेम करने लगेंगे। आप हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा उनकी तारीफ़ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो आपको कॉन्स्टेंटली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। आप मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे लिया जा रहा है और आपको देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम होती है। इसलिए हमें जब कोई ऐसा इंसान दिखता है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है, हमें हमेशा ये लगता है ये सच बोल रहा होगा। भले वो कॉन्फिडेंस के साथ एक एस्किमो को कहे कि तुम्हें आइसक्रीम रोज़ खाने की ज़रूरत है, वो एस्किमो मान जाएगा कि हाँ, शायद मुझे आइसक्रीम रोज़ खाने की ज़रूरत है। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको झूठ बोलते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और आप इनकी बातों में फँस जाते हो, क्योंकि आपके अंदर खुद में उतना आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए आपको इनका जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, वो अलौकिक लगता है और आप उनके पीछे ऐसे चलने लगते हैं जैसे पाइड पाइपर के पीछे पूरे गाँव के बच्चे चलने लगे थे। ऐसा होता है आपके साथ कि आप इनके एंटाइटलमेंट से परेशान हो गए हो। आपका जो भी हक है, एक के बाद एक आप छोड़े जा रहे हो, लेकिन आपका अधिकार छोड़ने से आपकी समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। आप जितने ज़्यादा अधिकार छोड़ते हो, आपसे उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ, गुस्से के साथ, डोमिनेंस के डर में आप खुल के जीना ही भूल गए हो। अगर 100 में से 2 लोग नार्सिसिस्टिक है, तो आप में से बहुत सारे लोग नार्सिसिस्टिक लोगों को पहचानते हैं और कई सारे लोग तो ऐसे लोगों के विक्टिम्स भी हैं। तो लोग नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में खुल के बात क्यों नहीं करते? बहुत सरल बात है। नार्सिसिस्टिक लोग जो पहला काम करते हैं वो ये है, अपने हाथ में पावर खींच लेना। और देखिए, ये दुनिया सेल्फिश तो है। अब ये रियलिटी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप सेल्फिश हैं, मैं सेल्फिश हूँ, हम में से हर कोई अपना फ़ायदा पहले देखता है। तो इसलिए अगर किसी के हाथ में पावर है, तो हम उससे लड़ने से बचते हैं। और इसलिए हम नार्सिसिस्टिक लोगों के खिलाफ कुछ कहने से, उनके सामने खड़े होने से बचते हैं। जब तक कि खुद पे नहीं आती, तब तक कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। जब भी हम किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के विक्टिम को देखते हैं, तो विक्टिम की मदद करने के बदले हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हें और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये नार्सिसिस्टिक इंसान तुम्हारे साथ खुश रहे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। तुम्हें और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि तुम इस जगह फँसे ही ना रह सको। तुम्हारी ही गलती है, तुमने इस नार्सिसिस्टिक इंसान को चुना ही क्यों? लेकिन हम भूल जाते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोग अपनी भाषा में इतने पटाऊ, इतने स्मूथ होते हैं कि उनकी बातों में कोई भी फँस सकता है। वो सिर्फ़ एक इंसान, एक परिवार, एक समुदाय को ही नहीं अपने भ्रम जाल में फँसा सकते, वो एक पूरे समाज को अपने भ्रम जाल में फँसा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोगों से हमें कैसे डील करना चाहिए, तो फिर कहीं पे सॉल्यूशन हमारे सामने है। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो नहीं आया है, तो वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, अपनी पावर लेवल को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप मनोविज्ञान समझने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आपके साथ गेम्स खेल रहा है। अपने नॉलेज के साथ-साथ अपने सोशल सर्कल को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। लोगों से मिलने से आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम बढ़ता है, आपको रियलिटी और अच्छे से समझ में आती है। आप अगर नार्सिसिस्टिक लोगों से लड़ना चाहते हैं, तो याद रखिए, बहुत ज़रूरी है
कि आप दोस्त बनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण से लड़ने के लिए अलायंसेस बनाए, वानरों की सेना का नेतृत्व किया, बाली को का वध करके सुग्रीव से हाथ मिलाया। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी अगर किसी नार्सिसिस्टिक इंसान से लड़ना है, तो आप शायद इमीडिएटली उससे नहीं लड़ पाए, लेकिन उसका जो दुश्मन है, उसकी थोड़ी मदद करने की कोशिश कीजिए, दोस्त ज़्यादा बनाइए, अपने साथ एक टीम जोड़ लीजिए। आप अकेले शायद नहीं कर पाएँगे, लेकिन अगर साथ में आपके लोग हैं, तो फिर आपके लिए लड़ना आसान हो सकता है। भूलिए नहीं, अपने अंदर की जो दिव्यता है, उसे बढ़ाते रहिए। आपके अंदर के डिवाइन पावर को आप कैसे बढ़ाएँगे? सरल है, मेडिटेशन से। ध्यान कीजिए। जब आप एकाग्र होकर ध्यान लगाएँगे, तो आप देखेंगे अवश्य ही आपके अंदर जो दिव्यता है, वो बढ़ने लगेगी, इंटरनल पावर बढ़ने लगेगी, आप बेहतर डिसीज़न्स ले पाएँगे, बेहतर और जल्दी-जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँगे। प्रार्थना करना मत भूलिए, क्योंकि प्रार्थना भी ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हमें शक्ति दो, तो वो शक्ति हमें मिलती है। तो आपको प्रार्थना की भी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, साइकोथेरेपी लेंगे, तो आप भले कितना भी बड़ा नार्सिसिस्टिक हो, उससे लड़ पाएँगे। हर कोई हर वक़्त पावरफुल नहीं रहता, इसलिए अगर आपका शत्रु बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक बात याद रखो, निरंतर प्रयास करते जाओ। एक ऐसा दिन भी आएगा, जिस दिन आपका शत्रु कमज़ोर हो जाएगा और उस दिन आप जीतेंगे। अपने कंटिन्यूअस एफ़र्ट, निरंतर प्रयास की वजह से आप